बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं भाई। लास्ट क्लास के अंदर हमने दो मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन को देखा था। एक हमारा मेथड था सिंगल स्ट्रोक मेथड, जिसके अंदर हमारे पास मैग्नेट जो है उसको मेटल बार पे स्ट्राइक करवाया जा रहा होता है। एक सिंगल पोल सेलेक्ट कर लिया जाता है और उस पोल से आप स्ट्राइक करने का काम कर रहे होते हैं। और स्ट्राइकिंग इस तरह होती है कि भाई वो पोल चेंज नहीं किया जाता, बस एक स्पेसिफिक पोल आप सेलेक्ट करते हो और उसको जैसे ए से लेके बी तक आप मूव कराते हुए लेके जाते हो। तो जहां से वो पोल लीव करता है वहां अपना ऑपोजिट पोल छोड़ जाता है। मतलब अगर नॉर्थ पोल से स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये नॉर्थ पोल जब बी से निकलेगा तो वहां साउथ पोल बना जाए। और फिर इसी तरह एक एडवांस्ड मेथड था जो कि डबल स्ट्रोक मेथड था, कंपैरेटिवली फास्टर होता है। इसमें दो अलग अलग पोल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उनको डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कराया जाता है ताकि हमारे पास जो है वो मैग्नेटिज्म ज्यादा जल्दी आ सके। और कंपैरेटिवली अगर ज्यादा देर तक आप स्ट्राइक करते हो तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट भी आपको बढ़ती हुई मिल जाती है। तीसरा रास्ता हमारे पास जो है वो है यूज ऑफ डीसी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किसे बोलते हैं पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम वहां पे डिस्कस करेंगे। देखो सोलेनॉइड आसान जबान में अगर देखा जाए तो इट्स अ कॉइल ऑफ वायर। सोलेनॉइड बोला जाता है कॉइल ऑफ वायर। तो हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे होंगे we'll be talking about a coil of wire। ये हमारा सोलेनॉइड है, कॉइल ऑफ वायर। और डीसी सोलेनॉइड से मतलब ये है कि आपने इस कॉइल ऑफ वायर को एक डीसी सोर्स यानी एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। सही, तो डीसी सोलेनॉइड मींस योर कॉइल ऑफ वायर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, जो कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि भाई दिस इज योर कॉइल ऑफ वायर द सोलेनॉइड एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, इट्स कनेक्टेड टू योर बैटरी। अब आवाज में तो कोई मसला नहीं है भाई, आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना मेरी? क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि भाई ये नेटवर्क कोई इशू वगैरह कर रहा है आजकल। ठीक है, अच्छा शागिल एक बात बताइएगा, आप अक्टूबर नवंबर में अपेयर कर रहे हैं या मई जून में अपेयर कर रहे हैं? मामला थे। ऑलराइट, तो यूजिंग अ डीसी सोलेनॉइड, डीसी सोलेनॉइड में किस तरह से आपके पास जो वर्किंग है वो चल रही होती है जरा देख लेते हैं। डीसी सोलेनॉइड में यू हैव अ कॉइल ऑफ वायर व्हिच इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स। सही है, जब आपके इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करता है ना, तो करंट के फ्लो होने की वजह से इस कॉइल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। सही, ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि भाई as the current is passed through the coil for some time, सही है, passage of current through the solenoid produces a magnetic field around it। solenoid में से करंट गुजरने की वजह से उस सोलेनॉइड के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर देता हूँ ना आपकी आसानी के लिए कि भाई इस तरह से आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन के सामने आ। अभी आगे चैप्टर के अंदर मैं सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बाकायदा बना के दिखाऊंगा आपको स्पेसिफिकली। तो आपके पास इस सोलेनॉइड के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब उसके अंदर आपने अपनी मेटल बार को प्लेस करा बता, तो नतीजा क्या होगा, वो मेटल बार उस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने जितने भी डोमेन्स थे जो मिस अलाइन हुए थे उनको अलाइन कर लेगी और वो बार खुद एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर दे। क्या हुआ, जो सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनी थी उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके उस मेटल बार के जितने डोमेन्स थे उन सब ने अपने आप को अलाइन कर लिया डायरेक्शन के अंदर और खुद एज अ मैग्नेट जो है वो बिहेव करना शुरू हो। तो आपके मेटल के अंदर भी जो है वो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गई। आपका मेटल जो है स्टील बार जो रखी हुई अंदर वो भी एज अ मैग्नेट बन गई। इसके बाद आप क्या करते हो कि आहिस्ता आहिस्ता तो करंट को रिड्यूस करके जीरो कर देते हो, या फिर आप अपने पास मिसाल के तौर पे उस बार को स्टील बार को थोड़ा टाइम छोड़ने के बाद सोलेनॉइड में से बाहर निकाल देते हो। थोड़ा टाइम इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि देखिए स्टील बार है ना, स्टील आपको पता है एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, इतनी जल्दी मैग्नेट बनता नहीं, तो यू नीड टू लीव इट फॉर सम टाइम इनसाइड द सोलेनॉइड ताकि उस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्टील बार को अच्छे तरीके से मैग्नेटाइज कर दे
उसके अंदर परमानेंटली मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर। तो 3 तरीके थे, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक और एक डीसी सोलेनॉइड वाला। डीसी सोलेनॉइड वाला जो मेथड है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है, तो ये कह लीजिए और ज्यादा फास्ट है सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक के मुकाबले में, कि आप इस तरीके से अपने पास इंश्योर कर सकते हैं कि आपके जो मेटल बार है वो मैग्नेट बने। अच्छा, पोल क्या होगा, कहाँ नॉर्थ आएगा, कहाँ साउथ आएगा, ये मैं अभी इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा। सॉरी डियर, ये पता नहीं आजकल क्या चल रहा है यहाँ पे, मसले मसाइल है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं डीसी सोलेनॉइड वाले मेथड से और मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, डीमैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिज्म अगर आप अपने मेटल में से रिमूव करना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर ये है, आप या तो हीटिंग कर सकते हैं, हीटिंग करने से भी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। उसका रीजन ये है कि जो डोमेन्स थे वो मिसअलाइन हो जाते हैं। जितने डोमेन्स अलाइन हुए हुए थे सारे डोमेन्स मिसअलाइन हो चुके होते हैं आपके पास हीटिंग करने की वजह से। Secondly, you strike it using a hammer or you drop it from a certain height, जिसकी वजह से बार बार ड्रॉप करने से या बार बार स्ट्राइक करने की वजह से भी आपकी जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो मिसअलाइन हो जाते हैं। दोनों तरीकों से मैग्नेटिक डोमेन्स मिसअलाइन हो चुके हैं। तीसरा तरीका, प्लेसिंग द मैग्नेट इन एन एसी सोलेनॉइड। अब देखो, एसी सोलेनॉइड जैसे पहले हमने क्या किया था, हमने डीसी सोलेनॉइड में रखा था। डीसी और एसी में फर्क अगर आपको याद हो तो डीसी के अंदर, यानी डीसी को आप बोलते थे डायरेक्ट करंट, सही। डायरेक्ट करंट में ये होता था कि करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता था। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है डीसी की वजह से, वो भी एक ही किस्म की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, एक ही तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ फिक्स्ड होता है, सही। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, magnetic field produced is fixed in one direction, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई, क्योंकि करंट एक तरफ चल रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन के अंदर बनी हुई होगी। मतलब मिसाल देता हूं मैं कि भाई नॉर्थ जो है वो आपके पास राइट पे आया हुआ होगा और साउथ जो है वो आपके पास लेफ्ट पे आया हुआ। मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, यहाँ नॉर्थ आया हुआ है और यहाँ साउथ आया है, एक मैग्नेटिक फील्ड फिक्स बनी हुई है डायरेक्ट करंट की वजह से। अच्छा, एसी करंट का मसला क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट का। देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज करता है, करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लो। ठीक है, तो जब करंट आपके पास डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा मूवमेंट के दौरान, तो उसकी वजह से ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी वो भी बार बार फ्लिप हो रही होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके अंदर भी आपको फ्लिपिंग नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे magnetic field also changes direction. अच्छा, इस वजह से क्या मसला होगा, इस वजह से मसला ये होगा कि मिसाल के तौर पर ये कॉइल ऑफ वायर हमारे पास है, सही। अभी अगर नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, सही, तो जैसी करंट की डायरेक्शन फ्लिप होगी, नॉर्थ इधर बनना शुरू हो जाएगा, साउथ इधर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। जब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। दोनों चीजें आपके पास वेरी करती हुई आपको नजर आएंगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब ये चीज क्या करेगी, आपने डीमैग्नेटाइज करना था, आपने इसके अंदर एक मैग्नेट बनाया, अच्छा भला मैग्नेट प्लेस किया, उसकी सारी डोमेन्स एक तरफ अलाइन हुई हुई। इस सोलेनॉइड की वजह से क्या होगा कि कभी इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स को राइट की तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगी
कभी सोलेनॉइड की फील्ड जो है वो डोमेन्स के लेफ्ट की तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगी। नतीजा क्या होगा, आपके मैग्नेट के सारे डोमेन्स बार बार राइट लेफ्ट होने की वजह से सब मिसअलाइन हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रही है, कभी राइट साइड डायरेक्ट हुई है, कभी लेफ्ट साइड डायरेक्ट हुई है, तो कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन चल रही है और इसकी वजह से मैग्नेटिज्म लूज हो जाती है उस मटेरियल। तो एसी सोलेनॉइड की मदद से, यानी कॉइल को एसी करंट से जोड़ दें और उसके अंदर अच्छा भला मैग्नेट रख दें, तो आप मैग्नेटिज्म को रूइन कर देते हैं। नतीजा वही कि सारे डोमेन्स मिसअलाइन हो चुके हैं। तो जो उसका प्रोसीजर है ओवरऑल वो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि भाई the constantly fluctuating magnetic field ruins the previously established magnetic field। ये जो आपकी मेटल की मैग्नेटिक फील्ड थी उसको एस्टैब्लिश जो हुई थी उसको ruin कर देती है। The rod is either slowly removed out of the solenoid with the switch closed or the current in the coil is gradually reduced to zero। दो रास्ते होते हैं प्रोसेस खत्म करने के, या तो आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेट को कॉइल में से बाहर निकाल लीजिए या फिर करंट की वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करके जीरो कर दीजिए। दोनों तरीकों से आप प्रोसेस को एंड कर, मतलब ये नहीं कि छोड़ दो खाली। अब आप या तो उसको आहिस्ता आहिस्ता कॉइल में से मैग्नेट बाहर निकाल दो या फिर करंट की वैल्यू को रिड्यूस करते हुए जीरो कर। दोनों तरीकों से आप अपने पूरे मेटल रॉड को डीमैग्नेटाइज करने का काम कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड्स हैं जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के ऊपर आपके पास यूज हो रहे हैं। कोई मसला है यहाँ तक? कोई सवाल है? अगर आपका कोई कंफ्यूजन है आपको तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं समझा दूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई सवाल नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। पर ओफो, वेल दिस स्क्रीन ही ऑफ कर देते हैं। ठीक है, लेट्स रिज्यूम। अब हम बात करना शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? देखिए, एक चीज जो मैंने बिल्कुल शुरू में जब मैंने मैग्नेटिज्म आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था तो बताई थी कि मैग्नेटिज्म खुद कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैग्नेटिज्म किसी और प्रॉपर्टी की वजह से बन के सामने आता है। मैग्नेटिज्म खुद इटसेल्फ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, किसी और प्रॉपर्टी की वजह से बन के सामने आती है। और वो क्या प्रॉपर्टी थी? वो चार्जेस की स्पिनिंग थी। मैंने आपको कहा था कि आपके इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करते हैं और उनका जो स्पिन होता है वो मैग्नेटिज्म इंड्यूस को यानी जनरेट करने का काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी एक ऐसा मेथड है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिज्म बनाते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये कि हम अगर एक वायर के अंदर से करंट पास करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर कंडक्टर, ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है, दिस इज आवर कंडक्टर, और इस कंडक्टर में से एक स्पेसिफिक वायर जो है वो फ्लो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई एक स्पेसिफिक वायर जो है, जब वो इसके अंदर से वायर में जो करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है, मैंने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी दिखा दी है वायर में और मैंने करंट की डायरेक्शन भी दिखा दी कि भाई करंट जो है वो किस तरफ मूव होता हुआ जाए। तो इस करंट की फ्लो होने की वजह से आपके वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है। A current carrying conductor has a magnetic field produced around it due to the motion of electrons। इलेक्ट्रॉन्स जब एक डायरेक्शन के अंदर एक साथ मूव करना शुरू करते हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास उस कंडक्टर के अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। पूरे वायर के अराउंड, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाई हुई है, ये सर्कुलर ब्लू कलर की जो मैग्नेटिक फील्ड्स मैंने यहाँ पे शो की हुई है वो इसीलिए शो की हुई है बताने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुकी है हमारे पास। तो ये चीज जो है ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुनियाद है कि आप वायर में से करंट फ्लो कर रहे हैं, आपके वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को आप जो है वो लाजमी बात है शो करने का रास्ता है कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो की जा रही होती है। सही, हमारा रूल क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जनाब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि अगर हमारे पास करंट की वजह से दो डायरेक्शन हो सकते हैं, तो करंट अंदर जा रहा हो सकता है, तो करंट बाहर आ रहा हो सकता है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन। क्रॉस और डॉट हमारे पास दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। सही, क्रॉस और डॉट जो है हमारे पास दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। क्रॉस जो है उसका मतलब अगर मैंने यहाँ कहीं लिखा हुआ है जैसे ये मौजूद है कि अगर हमारे पास डॉट या क्रॉस की बात किया जाती है तो क्रॉस का मतलब होता है करंट इनटू द प्लेन जा रहा है। सही, क्रॉस रिप्रेजेंट्स करंट मूविंग into the plane और dot represent current coming out of the plane। कि भाई करंट जो है वो प्लेन में से बाहर आ रहा है। जैसे एरो के या डार्ट के थ्रू समझा जा सकता है कि अगर आप डार्ट को देखें तो डार्ट अगर आपसे दूर जा रहा हो तो आपको उस डार्ट का क्रॉस जो है वो नजर आएगा। तो अगर करंट आपसे दूर जा रहा है यानी करंट प्लेन, प्लेन का मतलब होता है जैसे शीट ऑफ पेपर या बोर्ड, ऐसी चीज सही जो आपके सामने मौजूद हो तो उस चीज को प्लेन समझ रहे हो। तो जब आपके पास करंट आपसे दूर जा रहा होगा, इट्स मूविंग अवे फ्रॉम यू, तो आप उस चीज को क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे। और अगर वो करंट आपकी तरफ आ रहा होगा तो आप उसे डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अवे फ्रॉम यू और डॉट रिप्रेजेंट्स मींस करंट कमिंग टुवर्ड्स यू। करंट आपकी तरफ आ रहा है। तो ये हमारे पास कह लो कि दो तरीके होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के। डॉट से मैग्नेटिक फील्ड बोला हूँ करंट को शो करने की जनरली। अगर आप कोई चीज शो करना चाहते हैं इनटू या आउट ऑफ तो लाजमी सी बात है कि भाई इनटू द करंट का मतलब यही होता है कि इनटू द पेज का मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, आप उसको क्रॉस से शो कीजिएगा। आउट ऑफ द पेज का मतलब ये है कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, उसे डॉट से शो कीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के मेरे पास कुछ उसूल हैं, उन उसूल पे बात कर लेते हैं। तो मैं अभी एक सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा, सिर्फ एक ड्रॉ कर रहा हूं मैं सिर्फ समझाने के लिए। एक छोटी सी करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है। से इट कैन बी ईदर मूविंग टुवर्ड्स राइट और इट कैन बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों में से किसी भी एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, कब कौन सी डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा होगा, इसको कैसे पहचाना जाएगा? हमें कैसे पता चला कि करंट क्लॉकवाइज चल, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? इसका रूल क्या होता है, इस पे हम जरा बात कर लें। सबसे पहले हमें जो चीज पता होनी चाहिए जज करने के लिए वह है राइट हैंड ग्रिप रूल। सही, राइट हैंड ग्रिप रूल किस तरह से स्ट्रेट वायर के लिए अलग होता है और सोलेनॉइड के लिए अलग चलता है। स्ट्रेट वायर यानी अगर आपके पास एक कंडक्टर है जैसे यहाँ पे दिखाया गया स्ट्रेट वायर है, तो राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक जो फिंगर्स का कर्ल है ना वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है और जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन बताता है। तो इन केस ऑफ अ स्ट्रेट वायर द थंब tells the direction of current कि भाई करंट किस तरफ जा रहा है, और जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है it tells the direction of magnetic field। जिस तरफ आपकी फिंगर्स कर्ल हो उस तरफ समझ लीजिएगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ किया, क्रॉस मैंने पहले शो किया था, क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रहा है। तो मैंने थंब को अपने टैबलेट की तरफ या अपने स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर दी। सही, मैंने थंब को अपने टैबलेट अपने स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर दिया। आप अपने मोबाइल फोन की तरफ पॉइंट कर सकते हो थंब, और फिर अपने फिंगर्स को मैंने कर्ल किया। जब थंब को मैंने
अपने बोर्ड की तरफ पॉइंट किया, फिंगर्स कर्ल की, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि मेरी फिंगर्स जो है वो एक तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रही है, जैसे मैंने यहाँ पे एरोस की फॉर्म में शो किया। मेरी फिंगर्स इस तरह से कर्ल कर रहे हैं। मैंने ये बताया कि अच्छा भाई ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ करंट इज गोइंग इनटू द पेपर। और बराबर वाले केस में करंट बाहर की तरफ आ रहा था, तो करंट जब बाहर की तरफ आ रहा था तो लाजमी सी बात है, मैंने थंब को बाहर पॉइंट किया, मेरा फिंगर्स राइट हैंड साइड पे कर्ल होना शुरू हो गए। सही है, जब राइट हैंड साइड पे कर्ल हुए तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड उसके लिहाज से करा। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने जो है वो बात कह लो कि यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि भाई किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बन के सामने आ रही होगी। इट्स अ सिंपल सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, सोलेनॉइड के लिए मेरे बच्चे मामला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का तो, स्ट्रेट वायर का तो भी हमने देख लिया कि आप ऐसे अपने बिहेव करेंगे जैसे आप वायर को ग्रिप कर रहे हैं। सही, तो जो थंब है वो आपको करंट की डायरेक्शन बता रहा होगा, और जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो उस वायर के अराउंड बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड शो। अगर हम नीचे आए और अपने पास सोलेनॉइड के लिए केस देखें, तो सोलेनॉइड में यूज तो राइट हैंड ग्रिप रूल ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस ये आता है कि अब आपका जो थंब है वो नॉर्थ की डायरेक्शन बताएगा। It now tells the direction of north pole. Thumb points in the direction of the north pole. Thumb ये बताता है नॉर्थ किस तरफ है, और जो करंट ऑफ फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन बताते हैं। Oh, sorry. कर्ल ऑफ द फिंगर्स जो है आपको टेल द डायरेक्शन ऑफ, दे टेल यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर में डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो करंट की डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, वो ऐसे घूम रही है जैसे करंट जो है वो आपके तार के अंदर जा, और जो थंब है वो नॉर्थ की तरफ आपको पॉइंट करता हुआ नजर आ रहा है। थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। The curl of finger tells you the direction of current and thumb points in the direction of the north pole in this case. अब मैं यहाँ पे सोलेनॉइड बनाता हूँ और मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताइए कि नॉर्थ कहाँ होगा और साउथ कहाँ होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारे पास। एक मिनट रुकिएगा जरा, ये सॉरी, कंटिन्यू करते हैं जरा।
तो ये मैंने दो सोलेनॉइड्स बना दिए, दो डीसी सोलेनॉइड्स हैं, और दोनों के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट एस्टैब्लिश करवाई जा सकती है कि भाई अगर यहाँ से करंट इमर्ज हो रहा है इसमें, और इसमें करंट जो है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो अगर यहाँ से करंट निकल रहा है तो भाई कॉइल के अंदर करंट ऐसा जा रहा होगा। ठीक है, इमेजिन करें करंट यहाँ से ऊपर आएगा, घूम के इस कॉइल के अंदर से ऐसे फ्लो कर रहा होगा, और अगर बराबर वाले केस में देखें तो करंट राइट साइड से आया, या ऊपर गया, बैक साइड से आके ऊपर जा रहा होगा। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि भाई यहाँ पे मैं पॉइंट बोलता हूँ ये पॉइंट एक्स है, और इसी तरह मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये पॉइंट वाई है, तो मुझे बताइए पॉइंट एक्स के ऊपर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा? राइट हैंड ग्रिप रूल लगाइएगा। राइट हैंड ग्रिप रूल मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता था ताकि आपको रूल भी नजर आ जाए। सोलेनॉइड के केस में कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है वो करंट की डायरेक्शन बताते हैं, और थंब पॉइंट करता है नॉर्थ की तरफ। अप्लाई करके देखिए अब इस पे, पहले फिगर नंबर 1 बताइएगा, उसके बाद फिगर नंबर 2। हाँ भाई, क्या जवाब है इसका बताइए। एक्स पॉइंट पे कौन सी फील्ड आ रही है, कौन सा पोल आना चाहिए? क्या इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है भाई। क्या हुआ, क्या बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा? पॉइंट एक्स के ऊपर कौन सा पोल आएगा मैग्नेट का? ठीक है ज़ैनब, और बाकी हजरात, पोल का मेथड याद नहीं है आपको? राइट हैंड ग्रिप रूल के थ्रू अभी तो हमने बात डिस्कस की है। कर्ल ऑफ फिंगर्स, अपने हैंड्स की फिंगर, अपने हैंड की फिंगर्स को राइट हैंड ग्रिप रूल है ना,
अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिएगा। आपका जो फिंगर्स का कर्ल है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब फिंगर्स ऐसे कर्ल हो जैसे कि आप करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को लेके जा रहे हो। तो जो थंब है वो आपके पास नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। तो अगर ये रूल यहाँ अप्लाई किया जाए तो आप मुझे बताइए कि एक्स पॉइंट की तरफ कौन सा पोल आना चाहिए। ठीक है फातिमा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जो सॉलिड पोर्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये बाहर की तरफ है, और जो डॉटेड है वो समझ लो 3D में अंदर की तरफ है। और राइट हैंड यूज कीजिएगा, अक्सर हम बेध्यानी के अंदर लेफ्ट हैंड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स के ऊपर आपके पास जो पोल आएगा वो नॉर्थ पोल आएगा, साउथ पोल नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप फिंगर्स को कर्ल कर रहे होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स का कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आपको थंब जो है वो एक्स की तरफ पॉइंट करता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ पोल आ चुका हो। व्हाट अबाउट वाई? वाई के बारे में क्या कहा जा सकता है? वॉइस इशू? ठीक है, सही। अब अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें, सही, इफ आई कर्ल द फिंगर्स, तो फिंगर्स को कर्ल करूंगा मैं ऊपर की तरफ, तो मेरा थंब पॉइंट कर रहा होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो वाई के ऊपर जो पोल आएगा दैट विल बी अ साउथ पोल। वाई पे जो पोल होगा हमारे पास वो साउथ पोल होगा, और उसके सामने यहाँ पे नॉर्थ पोल आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ड्रॉ करेंगे फील्ड लाइंस अराउंड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अराउंड फील्ड लाइंस कैसे बनाए जाते हैं? तो मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और सोलेनोइड जो है वो एक जरा से मैंने बना के दिखाया हुआ है, इसी के अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगर हम करंट की डायरेक्शन को देखें तो करंट पॉजिटिव से आ रहा है, सही है, और जाएगा यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो कर रहा होगा। करंट इस तरह से फ्लो करता हुआ यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो ये है करंट की मूवमेंट। अब मैं यहाँ पे अपना राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करके सोलेनोइड वाला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बनाता हूँ। मैं अपने फिंगर्स को कर्ल ऐसे करूंगा कि मेरे चारों फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन में आ रही हो। मैंने अपने फिंगर्स ऐसे कर्ल की कि मेरी चारों फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में आ रही हूँ। मतलब मैं ऐसे ग्रिप करूँ कॉइल को, इमेजिन ऐसा कर रहा हूँ कि मैं कॉइल को ऐसे ग्रिप कर रहा हूँ कि मेरी फिंगर्स उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं जिस डायरेक्शन में कॉइल के अंदर करंट चल रही है। तो मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया इस डायरेक्शन के अंदर, तो मेरा जो थंब है वो राइट साइड पे पॉइंट कर रहा है। मतलब मेरा थंब ये बता रहा है कि जनाब यहाँ पे काशन साहब नॉर्थ पोल है और यहाँ पे आपके पास साउथ पोल है। ठीक, मुझे इस चीज का इल्म हो रहा है कि आई हैव अ नॉर्थ पोल ओवर हियर and I have a south pole over here. Now the point is, how am I going to draw the direction of the magnetic field? मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को किस तरह से ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ये देखना है।
अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं अराउंड सोलेनॉइड, तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हम जरा ये देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता है मेरे राइट हैंड साइड पे नॉर्थ पोल आ गया और मुझे ये पता है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे साउथ पोल है। तो अगर हम इसके हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करें, फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर से थ्रू एंड थ्रू बनाऊंगा, क्योंकि फील्ड लाइन नॉर्थ से इमर्ज होती है, साउथ में एंटर होती है। तो ये वैसी फील्ड लाइंस बनेगी जैसे बार मैग्नेट की बनती है, बस फर्क ये होगा कि अब आप इसको थ्रू एंड थ्रू बनाओगे। ठीक, ऐसा लगना चाहिए जैसे वो एंटर हो रही है और लीव कर रही है। ओहो, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाओगे। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, जब आप मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते थे तो बार मैग्नेट के अंदर कुछ नहीं बनाते। अब जो है आप बार मैग्नेट के, बार मैग्नेट बोला आप कॉइल के अंदर भी बनाओगे। तो सबसे पहली चीज इसका आपको ख्याल रखना है कि फील्ड लाइंस are similar to that of a bar magnet. सही है। जबकि दूसरा पॉइंट, field lines must be drawn inside the solenoid as well. फील्ड लाइंस जो है आपको सोलेनॉइड के अंदर भी बना के दिखानी है, क्योंकि अंदर हॉलो है ना, अब अंदर की फील्ड लाइंस भी आपको दिखानी पड़ेंगी। पहले तो सॉलिड मेटल था तो अंदर की दिखाने की फील्ड लाइन जरूरत नहीं पड़ती, इस चीज में जरूरी है। इसको देखो, अगर इसमें कोई इश्यू हो तो मुझसे सवाल करो। सही है भाई, कोई इश्यू नहीं है आप लोगों को इस चीज के अंदर। आगे बढ़ते हैं। डॉट एंड क्रॉस वाली बात तो हमने यहाँ पे देख ही ली थी। अब यहाँ पे जरा उस मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जब आपको किसी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने का कहा जाए तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। हमें तो पता है भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर बनती हैं अराउंड द कॉइल ऑफ वायर, उस बात में तो कोई शक नहीं। और अराउंड कॉइल ऑफ वायर बोला, अराउंड स्ट्रेट वायर ना, देयर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जिन बातों का हमें यहाँ पे ख्याल रखना है इसको ड्रॉ करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि हमारे सर्कल्स जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होने चाहिए। एक तो डॉट एंड क्रॉस वाली बात हो गई, वो तो हो गया ना कि करंट को शो करने के लिए क्रॉस या डॉट आप लगाओगे। अगर करंट इनटू द पेपर जा रहा है तो क्रॉस, अगर करंट आउट ऑफ द पेपर आ रहा है तो डॉट। दूसरी चीज, जब आप सर्कल्स ड्रॉ करो तो आप कम से कम 3 सर्कल ड्रॉ करना और कंसेंट्रिक ड्रॉ करना। कंसेंट्रिक का मतलब ये है द सर्कल्स मस्ट बी मेड ऑफ द सेम सेंटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ गैप ज्यादा हो रहा हो, एक तरफ गैप कम हो रहा हो, या सर्कल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सही। तो सबसे पहली चीज, कंसेंट्रिक सर्कल्स, at least 3 circles to be drawn from the same center.
हो सके तो कंपास से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि हमारी ड्राइंग स्किल्स इतनी ज्यादा अक्सर अच्छी नहीं होती, सही, इस वजह से दे मस्ट not be accumulated to one side, एक साइड पे जमा नहीं होने चाहिए, they must not be accumulated to one side, and also not cut one another. तो ना ही आपके पास जो फील्ड लाइंस हैं वो कट करनी चाहिए, ना एक साइड पे एक्यूमुलेट होगी चाहिए। मतलब ये कि ऐसी फील्ड लाइन ना ड्रॉ कर देना कि जैसे मिसाल के तौर पे ये है डॉट है, ऐसी फील्ड लाइन नहीं होनी चाहिए कि भाई एक तरफ जमा हुई हुई एक तरफ नहीं हुई हुई, ये गलत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। नो कटिंग एंड नो एक्यूमुलेशन, ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए हमारे पास। दूसरा मामला यानी पॉइंट्स में तीसरा डॉट और क्रॉस लगाने के बाद करेक्ट डायरेक्शन। आपकी फील्ड लाइन की डायरेक्शन करेक्ट होनी चाहिए, और डायरेक्शन के लिए आपको पता है आप राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करेंगे। ये प्लेन, ये आपका पीस ऑफ वायर था, क्रॉस को अगर मैं देखूं तो थंब अंदर की तरफ पॉइंट करूंगा और मेरी फिंगर्स जो हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल होना शुरू हो जाएंगे। राइट हैंड की बात कर रहा हूँ, मेरी फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल होना शुरू हो जाएंगे, तो मैंने जो डायरेक्शन है वो इसकी क्लॉकवाइज शो करनी है। इसी तरह से जो करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, मैं अपनी थंब को ऐसे अरेंज करूंगा कि फील्ड लाइंस बाहर आ रही हो, सही है, फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी मेरे पास यहाँ पे, और इस वक्त मेरी फिंगर्स लेफ्ट हैंड साइड पे कर्ल हो रही होंगी। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन के सामने आ जाए। तो दूसरी चीज जो बहुत अहम है वो है डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन। तो करेक्ट डायरेक्शन के लिए राइट हैंड ग्रिप रूल to be used to determine the direction of magnetic field. फातिमा, डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड ग्रिप रूल का यूज करोगे ना, आपके पास जो सर्कल, छोटे वाले सर्कल में क्रॉस या डॉट बना हुआ है, आप उसको देखते हुए अपने थंब को सेट करोगे, ये पता लगाने के लिए कि करंट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। अब जैसे सबसे पहली डायग्राम देखे जो लेफ्ट पे बनी है, करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर की बात हो रही है, सही है। करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब ये है हमने क्रॉस से करंट को शो किया हुआ है, मतलब करंट जो है वो पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैं अपने राइट हैंड को इस्तेमाल करूंगा और थंब को मैं पॉइंट कर दूंगा पेपर के अंदर, सही। या अगर आपके पास टैबलेट है, लैपटॉप है, लैपटॉप की तरफ पॉइंट कर दो और फिर अपने फिंगर्स को कर्ल करो, सही है। जैसे पंच बनाते हो ना, वैसे थंब अपने वही रखना, थंब ना बंद कर देना, थंब वही रखो और अपने फिंगर्स को कर्ल करो जैसे पंच बना रहे हो। तो जो फिंगर्स का कर्ल हो रहा है, ये कर्ल आपको बता रहा है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। ये जो कर्ल है आपको बता रहा है कि आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। नो, करंट बोल रहा हूँ, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गलती से करंट निकल गया। बनाया आपने, इसको ट्राई किया फातिमा?
चले, अब इसी तरह से डायरेक्शन के बाद तीसरी चीज या इस पॉइंटर में चौथी बात, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस। नहीं, 3 फिंगर्स ओपन नहीं करनी होती, आप जो है वो प्रॉपर्ली जो है अपनी फिंगर्स को, चारों फिंगर्स को कर्ल करो, थंब को एक तरफ पॉइंट करो और अपनी चारों फिंगर्स को कर्ल करो पंच बनाने के लिहाज से। तो चारों फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी, मतलब पंच बनने के लिए घूम रही होंगी, तो वो आपको खुद बता देंगी कि मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ जा रही होगी। बस जिस तरफ फिंगर्स घूम रही हैं उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास जो है वो इंक्रीजिंग गैप इन सर्कल्स का। गैप बढ़ाने का जो मकसद होता है वो ये बताना होता है कि फील्ड वीक होती जा रही है जैसे जैसे कि आप दूर जा। तो इंक्रीजिंग गैप बेसिकली रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन फील्ड स्ट्रेंथ। आप देखो मैंने यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बनाई है, फर्स्ट और सेकंड फील्ड लाइन के दरमियान का गैप देखो, और सेकंड और थर्ड के दरमियान का गैप देखो, गैप इंक्रीज किया। और ये डेलिबरेट इंक्रीज किया था मैंने, ये डेलिबरेट इंक्रीज इसलिए किया था ताकि हमें इस बात का अंदाजा हो सके कि जो फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर होती जा रही हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है जैसे जैसे आप उस वायर से दूर जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग गैप इन सर्कल्स हम इसकी बनाते हैं, द गैप बिटवीन circles must increase, showing a decrease in the strength of magnetic field. As we move away from the wire, सही, जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे स्ट्रेंथ जो है वो हमारी कम होती चली जाएगी। ठीक है भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अगर क्वेरी नहीं है तो मैं आज का लेसन यहीं पे एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो हम डिटेल, आप आगे की जो डिटेल है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी जो नहीं आए हैं, अगर अब फातिमा आप याद से जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँ। ठीक है भाई, लेसन एंड्स, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से कल।